इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं कंपार्टमेंट्स की, बॉक्सेस की, माइक्रोस्टेट्स की, मैक्रोस्टेट्स की। भाई इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनको बॉक्सेस में डाल दो, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो माइक्रोस्टेट की, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो। भाई क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? क्या है इसका रिलेशन फिजिकल सिस्टम के साथ? फिजिकल सिस्टम मतलब अगर एक हमारे पास एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो वहाँ पे ये कंपार्टमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी कैसे हेल्प करता है। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम स्टडी करने वाले हैं फेज स्पेस के कॉन्सेप्ट को, और फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल फिजिकल मीनिंग देगा आपको कि कंपार्टमेंट्स हम क्यों स्टडी करते हैं। बेसिकली फिजिक्स का काम होता है कि भाई किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकली ईजी बनाना ताकि हम उसको स्टडी कर सकें। तो क्या रिलेशन है कंपार्टमेंट्स का फेज स्पेस के साथ? फेज स्पेस क्या होती है, किस तरह से हम एक सिंगल पार्टिकल का मोशन फेज स्पेस की हेल्प से स्टडी करते हैं, और फिर अगर हम एन पार्टिकल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, तो कैसे करते हैं। इसके साथ साथ डायनामिक सिस्टम क्या होते हैं और स्टैटिक सिस्टम्स क्या होते हैं, किसी सिस्टम का एवरेज लाइफ टाइम कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स BSc 2। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करेंगे, जो समझेंगे, वो है फेज स्पेस। फेज स्पेस बच्चे एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पार्टिकल का मोशन स्टडी करते हैं। तो एक सिंगल पार्टिकल के बजाय अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनका मोशन स्टडी करने के लिए भी फेज स्पेस की हेल्प लेते हैं। फेज स्पेस बेसिकली एक हमारे पास इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम x एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल की पोजीशन लेके चलते हैं अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, और y के अलॉन्ग हम उसका मोमेंटम लेके चलते हैं। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है तो उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट, और मोमेंटम का भी एक ही कंपोनेंट होगा विच इज़ x कंपोनेंट। तो ये जो हमने टू डायमेंशनल प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये टू डायमेंशनल मोमेंटम पोजीशन स्पेस जो आपके सामने ड्रॉ है, दिस इज कॉल्ड फेज स्पेस। दिस इज द फेज स्पेस फॉर ए सिंगल पार्टिकल। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन ली है, y के अलॉन्ग मोमेंटम लिया है, तो अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, उस सिंगल पार्टिकल की कुछ पोजीशन है x, ओरिजिन से उसकी कुछ पोजीशन है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है x, और उस पर्टिकुलर टाइम t पे पार्टिकल इज ऑल्सो मूविंग। तो अगर वो मूव भी कर रहा है तो उसका कुछ मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो है px। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट P को दो कोऑर्डिनेट्स देते हैं, x और px। अब इस एक सिंगल पॉइंट को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये पार्टिकल मोशन के अंदर है। चाहे ये पॉइंट यहाँ पे स्टेशनरी है, बट द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज इट हैज सम लीनियर मोमेंटम p। तो यहाँ पर एक पॉइंट पार्टिकल की स्टेशनरी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल मोशन में है इस चीज को बताएगा, इन द यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको बताएगा। अब अगर पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के लगाने से मोमेंटम चेंज होता है, बिकॉज F इज इक्वल टू dp by dt। सो इफ देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इन दैट केस this momentum will change with time and the position of particle will also change in time. So in that case you will get some trajectory like this, पीछे की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, सर्कुलर के फॉर्म में भी आपको ट्रेजेक्ट्री मिल सकती है। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है, दिस इज नॉट द एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इन फेज स्पेस। ठीक है जी, तो इसको बोला जाता है फेज स्पेस। तो अगर आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है और वो 1D मोशन के अंदर है, then you can represent it with a two-dimensional position momentum space। ये बेसिकली पोजीशन और मोमेंटम स्पेस की कॉम्बिनेशन है, which is called phase space। तो this is a simple definition of phase space। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक फिजिकल एग्जांपल लेते हैं। तो बड़ा आसान हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपने ऑलरेडी BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, विच इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन।
आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट कंपार्टमेंट्स के साथ हम रिलेट करके किसी भी डायनामिकल सिस्टम, फॉर एग्जांपल गैस जिसके मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन के अंदर होते हैं, उसको किस तरह स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन की कोई इक्वेशन लिखिए, तो एक सिंपल सी इक्वेशन है कि जो टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल की विच इज अंडर लाइक दिस टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज द मीन पोजीशन, मोशन इज 1d, ऐसे जा रहा है पार्टिकल, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, सब पड़ा हुआ है, दिस इज -a, दिस इज +a, एक्सट्रीम पोजीशंस। पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है इस केस में काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ kx²। के यहाँ पे स्प्रिंग फैक्टर होता है, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम इस इक्वेशन को मोमेंटम और पोजीशन में लेके जाएंगे, देन वी कैन ड्रॉ ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल इन फेज स्पेस। देखते हैं कैसी होती है। देखिए बड़ा आसान है। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूं तो यहां हम m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करते हैं। ये बन गया मोमेंटम का स्क्वायर, ये बन गया p² ऊपर ये चीज, और नीचे बचा 2m। इधर हमारे पास x है, ये हाफ kx², दिस इज e। अब ऐसे करते हैं, इस e को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और सब कुछ डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। इधर 1 लग आ जाएगा, ये बन जाएगा p²/2me प्लस इधर हो जाएगा x² रखेंगे ऊपर, क्योंकि मुझे x और p के आपस में इक्वेशन फाइंड करनी है, और इस k को नीचे ले जाते हैं, ये e नीचे चला गया 2e, ठीक है, e तो पहले नीचे चला गया, k डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2e/k। तो इस तरह की एक इक्वेशन मेरे सामने आई है। ये है x² प्लस y² x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इस एक सिंगल इक्वेशन से, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम एलिप्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम xp ग्राफ बनाएंगे, अगर हम फेज स्पेस के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस मोशन को, तो वो एलिप्स जैसा नजर आएगा। देखिए कैसा होता है, यहां तक नोट डाउन करिए। चलिए, तो अभी मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में फेज स्पेस कैसी होती है बना के दिखाता हूं आपको। देखिए ये हमारे पास x और इधर आ गया मोमेंटम का x कंपोनेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सो आई विल ड्रॉ एन एलिप्स। ये एलिप्स बन गया मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट है? देखिए यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है, इस पॉइंट पे मोमेंटम की वैल्यू 0 है, एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि ये x एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से देखेंगे, अगर मैं p को 0 पुट कर दूं तो ये टर्म 0 हो जाएगी। x² विल बी 2e/k, x² विल बी 2e/k एंड x विल बी ±√2e/k। ये होगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट होता है √2e/k वाला, और ये पॉइंट होता है -√2e/k। बेसिकली ये एम्पलीट्यूड ही है। अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू √2/k, ऐसे टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ ka²। ये ना एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है टोटल एनर्जी। देखिए ये है टोटल एनर्जी एट एनी टाइम t, पार्टिकल जब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। बट इस एक्सट्रीम पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा है पार्टिकल थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अगर यहाँ पार्टिकल रुकेगा उसका मोमेंटम 0 होगा, मोमेंटम 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। तो सारी की सारी एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx² है, उसमें x को एम्पलीट्यूड के बराबर, a के बराबर पुट करना है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाता है, k से k कट जाता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस a ही आएगा। मतलब बेसिकली ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यू कैन अंडरस्टैंड दैट। मतलब हम पार्टिकल का मोशन इस इक्वेशन से, इस फिगर से समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमारा पार्टिकल अब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो धीरे धीरे वो मीन की तरफ जाएगा। जैसे जैसे वो मीन की तरफ जाएगा पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो बच्चे इंक्रीज होता है, पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ेगा, है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है उसकी। यहाँ पे रुका फिर वापस जा रहा है, तो इस पोजीशन पे पार्टिकल का मोमेंटम मैक्सिमम होता है।
तो वो ये वाला पॉइंट है, मीन के बाद मीन पोजीशन वाला ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम के बाद जो आया। तो ये जो पॉइंट है इस पे हमारा P कितना होता है, मैक्सिमम होता है। और वो कितना होता है, देखिए इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में ये टर्म 0 हो जाएगी। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me, तो ये पॉइंट होगा प्लस अंडर रूट 2me और ये पॉइंट होगा माइनस अंडर रूट 2me। ठीक है, ये वाला पॉइंट। और अगर हम पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी की बात करें, इस तरह से पार्टिकल हमारा मूव करेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज जो है इस पे जो एरो है वो पार्टिकल का मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको बताएगा। देखिए जैसे जैसे ये पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो उस टाइम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। पार्टिकल हमारा, आप देखिए इमेजिन करिए मीन पोजीशन की तरफ जब आ रहा है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव दैट मीन्स मोमेंटम इज नेगेटिव। मतलब पार्टिकल जैसे जैसे यहाँ आ रहा है मोमेंटम गोस नेगेटिव। इस पॉइंट पे मोमेंटम मैक्सिमम होता है -2me। उसके बाद फिर धीरे धीरे मोमेंटम स्टार्ट डिक्रीजिंग, मोमेंटम डिक्रीज होता है और यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट पे हमारा मोमेंटम फिर से 0 हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे वापस आता है, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन बन जाती है। जैसे मान लो पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब यहाँ से फर्दर टाइम के साथ मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव होता चला जाता है और इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए मोमेंटम पॉजिटिव है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज एरो से हम टाइम का जो चलना है वो इस केस में बताते हैं बच्चों। तो बेसिकली जो फेस स्पेस है उसके ऊपर इस तरह की कोई कर्व किसी भी पार्टिकल का मोशन बताती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर बच्चे में यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी वैल्यू E के बराबर है। अगर हम E को बड़ा कर दें, एनर्जी बड़ा कर दें तो बड़ा एलिप्स बन जाएगा। एनर्जी को कम कर दें, छोटा एलिप्स बन जाएगा। एनर्जी के कम होने से एम्पलीट्यूड भी छोटा होगा, वो सब चीज़ें रिलेटेड है। एनर्जी के कम होने से जो मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू है वो भी छोटी होंगी। तो फॉर स्मॉलर एनर्जी द ट्रैजेक्टरी इज अगेन एलिप्स बट नाउ ऑफ स्मॉलर A एंड B। तो ये हमारे पास फेस स्पेस का कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं फेस स्पेस का कॉन्सेप्ट। देखिए इस केस में फोर्स लग रही थी, तो फोर्स लगने के कारण पार्टिकल का एक्सेलरेशन था, तो इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ बन गया। अगर फोर्स वाला पार्ट 0 है, फोर्स नहीं लग रही पार्टिकल के ऊपर, तो एक सिंगल पॉइंट से आप किसी पार्टिकल का यूनिफॉर्म मोशन फेस स्पेस के ऊपर बता सकते हो। तो ये फेस स्पेस का फायदा है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहां तक पहले नोट करिए। एक चीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, वो है कि हम इस वैल्यू को भी फाइंड कर लें। देखिए एट मीन पोजीशन, जैसे मैंने ऊपर ये निकाला था ऐसे ही एट मीन पोजीशन हमारे पास x 0 होता है, तो p स्क्वायर बाई 2m इज e, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। अब e यहां पे क्या पुट करेंगे, 2m, e इज हाफ m v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। अब सारी के सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ 2 से 2 कटा, m स्क्वायर v मैक्स स्क्वायर विच इज m v मैक्स। तो ये मैक्सिमम है, मतलब यहाँ से पता चल गया कि यहाँ मोमेंटम इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी इसको नोट डाउन करिए। हाँ जी, तो अभी एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं फ्री फॉल वाली। फेस स्पेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप आगे समझ पाएंगे चीज़ों को। फ्री फॉल की एग्जांपल देखो। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल देखिए हमारे पास एक बॉल है विच इज़ मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये हमारी अर्थ है और इस केस में हर जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है। तो अगर आपने बॉल को 0 पॉइंट से, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से छोड़ा और ये ऐसे नीचे आई, टोटल हाइट यहाँ पे h कवर करी है बॉल ने, तो यहाँ पे कहीं पे मान लो ये डिस्टेंस जो बॉल ने कवर किया स्ट्रेट लाइन वो y है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बॉल की वेलोसिटी लिखूँ, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वो आपको पता है काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है 2gh फॉर्मूला होता है, यहाँ 2g y हो जाएगा क्योंकि y अभी कवर करा है। ये वेलोसिटी है। मोमेंटम का भी y कंपोनेंट यहाँ पे बन जाएगा मास टाइम्स वेलोसिटी विच इज़ m अंडर रूट 2g/y। अब हमारे पास मोमेंटम का ये फॉर्मूला है, तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं y और py में, फेस स्पेस बनाते हैं इसकी, तो ये हमारा फेस स्पेस है जिसमें हमारे x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल और इधर चल रहा है y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम।
तो कैसा ग्राफ होगा, देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या अगर मैं पी वाई का स्क्वायर कर दूं इधर तो यहाँ बनेगा एम स्क्वायर 2GY, तो y इज इक्वल टू 1/2GM² PY²। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PY² है, मतलब पैराबोला है, तो y हमारा ये है, तो इस केस में ऐसा पैराबोला बनता है। अब ये फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी है यहाँ पे in the case of free fall, because as the ball is coming down y coordinate is changing and also the momentum is changing, momentum is increasing, so this is the phase space। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे बॉल रुक जाएगी ये टोटल y की वैल्यू h होगी, टोटल y की वैल्यू h होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मोमेंटम होगा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी √m टाइम्स √2GH। This is the momentum, y component momentum. Means if you get this kind of trajectory in the phase space, that means it is the uniformly accelerated motion. बॉल की मैंने एग्जांपल ले ली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लग रहा है, इसी वजह से ये वेलोसिटी बनी है, तो उस केस में फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक होती है। मींस हमने ना कुछ कॉमन जो मोशंस हैं उनके फेस स्पेस ट्रैजेक्टरीज को स्टडी करा हुआ है, उनकी शेप्स हमारे पास हैं, तो ये दो मैंने एग्जांपल्स ली। अब हमारे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इसका क्या रोल है ये अभी हम देखेंगे। देखो सिंगल पार्टिकल के लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल एक प्लेन बन जाता है जिसको हम फेस स्पेस बोलते हैं, उसके ऊपर कोई भी कर्व आप ड्रॉ करते हो उसकी हेल्प से आप पार्टिकल का मोशन स्टडी कर सकते हो, दैट इज फॉर द सिंगल पार्टिकल इन 1D मोशन। बट नाउ फॉर सिंगल पार्टिकल मूविंग इन स्पेस के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां पे भी पार्टिकल स्पेस में ही था लेकिन पार्टिकल का जो मोशन था वो स्ट्रेट लाइन के अंदर था। बट ये वो पार्टिकल है जैसे गैस का मॉलिक्यूल, ये मेरे हाथ में है, मैंने पकड़ा हुआ है, नजर आ रहा है सबको, देखो ब्लू कलर का है ये, तो इस तरह से कहीं पर भी जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है 3D के अंदर गैस का मॉलिक्यूल। इंसेक्ट है, मक्खी है छोटी सी, ऐसे ऐसे उड़ रही है यहाँ, ठीक है। तो अब उस मक्खी की पोजीशन जो है वो कैसे बताई जाती है, इस तरह के केस में हमारे पास हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो अगर हम इस मक्खी की पोजीशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आर वेक्टर। ये अभी मक्खी की लोकेशन है, ये अभी सिंपल मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन स्पेस ओनली, ये सिर्फ पोजीशन स्पेस है 3D के अंदर, ठीक है, इन 3D। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई जेड। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये आपको पता है। अब ये पार्टिकल मूविंग है भाई, ये तो मक्खी हवा में उड़ रही है, तो इसकी वेलोसिटी के भी 3 कंपोनेंट होंगे, एंड हेंस मोमेंटम आल्सो हैज 3 कंपोनेंट्स। तो मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, px py pz। वो कहाँ पे डिपिक्ट करे, देखो यहाँ तो डिपिक्ट हो नहीं सकते, कैसे किया जाता है उस केस में, मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ऐसे इस तरफ है, तो उस वेलोसिटी वेक्टर के हम 3 कंपोनेंट्स ले लेते हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बना के दिखा देता हूँ, मान लो ये पार्टिकल है, ये हमारा वैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस। तो एक कंपोनेंट इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, इन सब का सम हमारे पास टोटल मोमेंटम वेक्टर पी वेक्टर आएगा। तो अगर आपने पार्टिकल का पी वेक्टर लिखना है तो दैट इज रिटन एज, उसके लिए भी 3 कंपोनेंट ही चाहिए इन द जनरल केस। ये अभी सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है जी। अब इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए, इसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए यू रिक्वायर्ड ए 6 डायमेंशनल स्पेस, 6 डायमेंशनल स्पेस। ये जो 6 डायमेंशनल स्पेस है दिस इज कॉल्ड फेस स्पेस। उसमें किसी भी पॉइंट के 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जेड 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए और 3 ही आपको चाहिए मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। जब ये 6 की 6 वैल्यू आपके पास होंगी, अनलेस और अनटिल द पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव ओनली इन सिंगल डायरेक्शन और 2 डायरेक्शंस, पार्टिकल कहीं पर भी जा सकता है, फोर्स के भी तीनों कंपोनेंट होंगे, हो सकते हैं, मोमेंटम के भी तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं। इन दैट केस, इन दैट जनरल सेंस, यू नीड 6 कोऑर्डिनेट्स एंड 6 डायमेंशनल स्पेस। सो फॉर 3D motion of one particle,
एक सिंगल पार्टिकल है ना, अभी हमारा एक ही पार्टिकल चल रहा है, वी हैव 6 डायमेंशनल फेस स्पेस। और इस केस में पार्टिकल का मोशन अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो फेस स्पेस के अंदर हमारे पास सरफेसेस बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कर्व्स बन रही थी 1D मोशन के लिए, 2D मोशन के लिए और 3D मोशन के लिए हमारे पास सरफेसेस बनते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको हम इस तरह से इमेजिन नहीं कर सकते, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये फेस स्पेस का जनरल कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको यहाँ तक पहले नोट डाउन करना है। फिर हम आगे चलते हैं कंपार्टमेंट्स के साथ फेस स्पेस की क्या रिलेशनशिप है, क्यों कंपार्टमेंट्स अभी तक बना रहे हैं, माइक्रो स्टेट्स, मैक्रो स्टेट्स ये सब क्या हैं, इस तरह से फिजिकली कैसे रिलेट होगा, ये अभी हम देखते हैं। यहाँ तक ड्रॉ करिए। चलिए, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन करा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन कंपार्टमेंट्स एंड द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन फेस स्पेस। देखिए बच्चों, अब 1D मोशन के लिए अगर हम बात करें, ये हमारे पास फेस स्पेस बन गया x और px, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि भाई कोई भी पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये 2 कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल का मोशन हमें बताते हैं। अब जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा उस पर फोर्स लगेगी, मोमेंटम चेंज होगा। अगर फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने का मतलब है कि पार्टिकल इधर जा रहा है, अभी मोमेंटम में चेंज नहीं आया, तो इस तरह की ट्रैजेक्टरी बनेगी अगर यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हम क्या करते हैं, हम इस होल स्पेस को छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। वो जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको कुछ ना कुछ नंबर दे देते हैं, लाइक दिस। बेसिकली हमने डिस्क्रीटाइज कर दिया इस कॉन्सेप्ट को। जो कॉन्टिन्यूस स्पेस थी हमारे पास फेस स्पेस, उसको हमने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या बॉक्सेस के अंदर, इक्वल साइज के बॉक्सेस के अंदर ऐसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मतलब मान ले ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा, हम यहाँ पे ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि इतना छोटा इसका साइज है कंपार्टमेंट का कि देयर इज नो चेंज इन x, px इन ए कंपार्टमेंट। अगर आप सिंगल बॉक्स की बात कर रहे हो, वहाँ उसके अंदर चेंज नहीं है। लेकिन जैसे पार्टिकल मूव करके अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कंपार्टमेंट में, नेक्स्ट कंपार्टमेंट में, फिर नेक्स्ट कंपार्टमेंट में। मतलब जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल है इज गिवन बाय कंपार्टमेंट नंबर। अब कंपार्टमेंट नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे नंबर की बात करें तो इस कंपार्टमेंट का नंबर क्या होगा, 1,1। इसका नंबर होगा 1,2। इधर 1 चल रहा है, इधर हमारा 2,1। इधर हम x को चेंज करेंगे, ऊपर जाएंगे तो px को चेंज करेंगे। दिस इज 3,1, दिस इज 4,1 एंड सो ऑन। इस साइड पे जाएंगे, जैसे ये 1,1 था तो यहाँ पे 1 रहेगा x, लेकिन px हो जाएगा 2। तो इस तरह के नंबर्स दे के हम कंपार्टमेंट के एड्रेसेस बना लेते हैं। अब मान लो आपके पास n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स इन 1D मोशन, ठीक है। तो मान लो एक सरफेस के ऊपर थोड़े से कंचे हैं जो आपने मोशन के अंदर डाल दिए, मूव कर रहे हैं, ऐसे खिलरे हुए हैं चारों तरफ और मोशन में भी हैं। तो उस केस में यहाँ एक पार्टिकल होगा, एक यहाँ होगा, एक किसी बॉक्स में होगा, एक किसी बॉक्स में होगा, एक किसी बॉक्स में होगा, एंड देयर इज इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग दीज पार्टिकल्स इन दीज बॉक्सेस बिकॉज द साइज इज इक्वल। तो इन दैट केस दीज पार्टिकल्स रिप्रेजेंट दीज, बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशंस बन रही है यहाँ पार्टिकल्स की, दैट गिव्स यू ए माइक्रोस्टेट। वो माइक्रोस्टेट होती है। माइक्रोस्टेट ये होती है ना, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पार्टिकल्स इन ए बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, उस कंपार्टमेंट के अंदर जैसे हमारे पास 6 पार्टिकल जैसे मैंने बनाए हैं, तो ये 6 पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से बॉक्स के अंदर हैं, तो वो एक माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास 2 तरह के सिस्टम होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो जो हमारा स्टैटिक सिस्टम है बच्चे, स्टैटिक सिस्टम, उसके पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट पे रहते हैं। हमेशा रेस्ट में रहने का मतलब है कि उनका मोमेंटम हमेशा 0 होगा। उस केस में पार्टिकल मोशन के अंदर है नहीं, तो जो भी माइक्रोस्टेट आप लेके चलोगे, पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ माइक्रोस्टेट बनेगी। मान लो एक सिंगल पार्टिकल ही है हमारे पास और वो सिंगल पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है,
उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है। तो दिस इज़ ए माइक्रोस्टेट। रेड कलर में जो मैंने बनाया ये एक माइक्रोस्टेट है। अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करके किसी और बॉक्स में चला गया, दैट इज़ अनदर माइक्रोस्टेट। तो ये जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो माइक्रोस्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती, कंपार्टमेंट नंबर भी चेंज नहीं होंगे, तो उस तरह के सिस्टम को बोला जाता है स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम आर एट absolute रेस्ट, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। फिजिकल सिस्टम कोई भी ऐसा होता नहीं है जहां सारे पार्टिकल एकदम रेस्ट पे हों। अगर एक सिंगल एटम भी है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी कभी रेस्ट पे नहीं होता, वो हमेशा मूव करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। गैस का एक मॉलिक्यूल है, उसकी कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होगी और हमेशा वो मूव करता रहेगा, रैंडम मोशन के अंदर होगा, किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, किसी और गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा, और सारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एंड हैंस द सिस्टम इज ए फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज डायनेमिकल इन नेचर। तो जो दूसरा हमारे पास केस होता है स्टैटिक सिस्टम के बाद, वो होता है डायनेमिक सिस्टम। ये दो तरह के सिस्टम्स हैं। डायनेमिक सिस्टम, इट इज whose particles are always in motion। ठीक है, हमेशा मूव करते रहेंगे। तो इन दैट केस माइक्रोस्टेट्स ऑफ सिस्टम चेंज विद टाइम। माइक्रोस्टेट्स ऑफ सिस्टम चेंज विद टाइम, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल तो मूविंग है, तो कभी ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ पहुंच गया, ये वहाँ पहुंच गया, तो देयर इज अ चेंज इन द माइक्रोस्टेट्स, सो दे चेंज विद टाइम, देयरफॉर कंपार्टमेंट नंबर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स ऑल्सो चेंजेस। कंपार्टमेंट नंबर भी चेंज करते हैं। तो ये दो तरह के सिस्टम है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? डायनामिक सिस्टम की एग्जांपल सिंपल सी है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने गैस रखी हुई है, तो उस गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो हमेशा रेस्ट पे होते हैं? नहीं, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ, कोलिजन्स होते रहते हैं। दो कोलिजन्स के बीच में हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम होता है, फिर मीन फ्री पाथ होता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े होंगे। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड ए डायनामिक सिस्टम। तो हमारे जो अभी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो नेक्स्ट हम यूनिट में पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, तो उसमें हम एक गैस को स्टडी करने वाले हैं, गैस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने वाले हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का मतलब ही यही है कि हमने कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का जो एवरेज बिहेवियर है वो स्टडी करना है। तो उस एवरेज बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब है गैस है, उसके अंदर कितने सारे पार्टिकल्स हैं। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गैस पे नहीं लगते, अगर आप यूनिवर्स को भी स्टडी कर रहे हो, स्टार्स की डेंसिटी को स्टडी कर रहे हो, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जो मैटर है उसकी डेंसिटी को स्टडी कर रहे हो, या उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हो, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, कॉस्मोलॉजी के अंदर, हर जगह हम स्टार्स को भी गैस मॉलिक्यूल जैसे इमेजिन कर लेते हैं। इवन मेटल के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मोशन भी गैस मॉलिक्यूल की तरह हम मान सकते हैं। देयर इज एनालॉजी। वहीं से फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जो +1 में आप +2 में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद। तो ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तब आप यूज़ करोगे जब आपने बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्टिव बिहेवियर स्टडी करना है। तो उस केस में हम फिर डायनामिक सिस्टम की बात करते हैं और फेज स्पेस पहले बना के चलते हैं। अब हम फेज स्पेस के अंदर माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्टेट्स बेसिकली क्या होती हैं कि किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज है, किसके पार्टिकल, एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के। मैक्रोस्टेट क्या होती है? मैक्रोस्टेट हमें बताती है कि कौन कौन से कंपार्टमेंट के अंदर अभी पार्टिकल्स हैं। जैसे मान लो, एक सिंपल एग्जांपल फिर से बता देते हैं मैक्रोस्टेट की। ये हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं इक्वल साइज के, और हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं टोटल। पहले भी मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में, लेकिन अब यहाँ पे रिलेट करना है इसको। तो ये जो 10 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, उनको हम ऐसे यहाँ रख सकते हैं 3, यहाँ है मान लो 4, यहाँ है 1 और यहाँ है 2, हो गए 10। हाँ, 10 हो गए। तो अब ये एक मैक्रोस्टेट है। क्या है ये? मैक्रोस्टेट है। कौन सी मैक्रोस्टेट है ये? ये है, अगर मैं इसको कंपार्टमेंट 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, इसको 3 बोल दूँ, इसको 4 बोल दूँ, तो ये मैक्रोस्टेट है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैक्रोस्टेट को ब्रैकेट से लिख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट के अंदर 3, सेकंड के अंदर 4, थर्ड के अंदर 2, फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर 1। तो ये एक मैक्रोस्टेट है। अब ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, ये क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो ये A, B, C होंगे। ठीक है, ये होगा D, ये होगा E, ये होगा F,
ये होगा G। सो दीज ABC, अब इसमें B एक उधर चला गया और E उठ के यहाँ आ गया, तो वो एक माइक्रोस्टेट है। मैक्रोस्टेट सेम है इसमें 3 ही बट डिफरेंट वाले। यहाँ से C पार्टिकल यहाँ चला गया और ये जो F था वो यहाँ आ गया, ये जो भी है इसका नाम वो यहाँ आ गया। तो है तो 3 ही है, लेकिन क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो उस केस में, डिस्टिंग्विशेबल के केस में वो डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हैं। तो इस तरह से जब पार्टिकल रैंडम मोशन के अंदर होते हैं और वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं तो देयर आर सो मेनी माइक्रोस्टेट्स कोरस्पॉन्ड टू ए मैक्रोस्टेट। तो उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए हम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज और फेज स्पेस बनाते हैं। okay. तो आई होप आपको ये समझ आया कॉन्सेप्ट। अब हमें देखना है कि भाई एक सिंगल माइक्रोस्टेट का जो लाइफ टाइम है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ टाइम ऑफ ए माइक्रोस्टेट। यहाँ तक आप बना सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके डिटेल नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा। जो भी लेक्चर मैं अभी अपलोड करूँगा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और ये सब्जेक्ट साथ साथ कर रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं जैसे ही लेक्चर शेयर करूँगा ये वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्म में शेयर भी करूँगा। उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा थ्योरी मिल जाएगी, डिटेल में मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा, विच इज़ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ऑफ ए माइक्रोस्टेट क्या होता है और फिर मैक्रोस्टेट के केस में लाइफ टाइम क्या होता है। So it is average time required by system। अगर मेरे पास सिंगल पार्टिकल है तो सिस्टम इज सिंगल पार्टिकल, ए पार्टिकल टू मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू adjacent कंपार्टमेंट इन फेज स्पेस। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा x है, ये px है, यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स बनाए मैंने। अब इस कंपार्टमेंट का एड्रेस है x और इसका एड्रेस है x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे जो पार्टिकल था वो मूव करके यहाँ आ गया, p से p डैश बन गया लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया इसने वो करा डेल्टा x। अब इस केस में क्योंकि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो मोमेंटम के अंदर चेंज मैंने यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूँ पार्टिकल के इधर से उधर जाने का जो टाइम है वो कैसे निकलेगा, तो दैट टाइम, इसको t माइक्रो भी बोला जाएगा। माइक्रोस्टेट क्योंकि चेंज हो रही है, पार्टिकल यहाँ से वहाँ पर चला गया तो वो माइक्रोस्टेट में भी चेंज है, इसलिए t माइक्रो। तो t माइक्रो इज डेल्टा x डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्योंकि मोमेंटम इसका यहाँ पे कुछ होगा, मोमेंटम क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, मोमेंटम इज px। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गया x प्लस डेल्टा x बट मोमेंटम इज सेम। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय vx। vx क्या है, vx आपको पता ही है कि अगर आपको मोमेंटम पता है, यहाँ से कोऑर्डिनेट पता है, उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो vx आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आ गया। अगर हमारे पास इस केस में तो यूनिफॉर्म मोशन था, लेकिन अगर मोमेंटम में भी चेंज हो रहा है तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे जो vx है दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट विल चेंज विद वेलोसिटी विद टाइम। px भी क्योंकि टाइम के साथ चेंज होगा तो इंटीग्रेट करके एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसको यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब आपके पास t माइक्रो आएगा। ये कॉन्सेप्ट बताए नहीं जाते, ज़्यादातर बुक्स में नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ vx कांस्टेंट माना है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। इफ vx इज ऑल्सो वेरिंग देन यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तभी एवरेज टाइम आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। अब हम एक एग्जांपल से इसको कैलकुलेट करते हैं। हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस की एग्जांपल। तो हाइड्रोजन गैस एक मोनोटॉमिक गैस है। अब उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ये सब आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा +1 वाला जो चैप्टर है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो एक बार रिवाइज कर लें। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं इसके। तो उस केस में अगर मैं गैस की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल लिखूं
सिंगल मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है, एटम जो है, वो कहीं पर भी स्पेस में जा सकता है। सो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है तो उसको हाफ एम वी एक्स स्क्वायर से लिखा जाएगा। ये बेसिकली मास है उस गैस के एटम का, और ये उसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। वैसे 3 वेलोसिटीज हो सकती हैं, 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, बट आई एम राइटिंग पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मुझे एक कंपोनेंट लिखना है, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ के टी। ये कहाँ से आता है? बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये भी आपने +1 में पढ़ा है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि भाई अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ के टी मिलेगा। अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी गैस के मॉलिक्यूल के तो हर किसी को हाफ के टी मिलेगा। टोटल किनेटिक एनर्जी हो जाएगी 5/2 के टी, अदरवाइज हाफ के टी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स द किनेटिक एनर्जी डिवाइड्स इक्वली इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सिंपल है। तो अब यहाँ से अगर मैं Vx कैलकुलेट कर लूँ, हाफ से हाफ कट गया, अगर हम Vx देख लें तो वो आ जाएगा KT/m। इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। डेल्टा x भी हम कंसिडर कर लेते हैं। गैस के अंदर जो एक एवरेज मीन फ्री पाथ है उसकी वैल्यू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये एक वैल्यू, जस्ट इसको ऑर्डर कैलकुलेट करना हमें इसका T माइक्रो का, कितना लाइफ टाइम है किसी माइक्रोस्टेट का। तो पहले हम Vx कैलकुलेट कर लेते हैं। Vx इज √k, k इज 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ग पर केल्विन। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है k की। टेम्परेचर हमने लेना है 300 केल्विन। 300 केल्विन पे हमने करा ये गैस को, तो विच इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। और नीचे मास है गैस के मॉलिक्यूल का, तो विच इज़ 3.2 10⁻⁻24। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, 10⁻⁻24 ग्राम। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस फैक्टर इट कम्स आउट टू बी 1.1 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट हेयर एंड डेल्टा एक्स दिस, तो टी माइक्रो आपका आ जाएगा 10⁻⁻13 सेकेंड, विच इज़ वेरी स्मॉल टाइम। तो दिस इज एवरेज लाइफ टाइम टू मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। फॉर दिस केस हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है जिसने अपना छोटा सा मोशन, इतना सा मोशन करा, उसने डेल्टा एक्स 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसकी हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आई होप आपने इसको लिख लिया अपनी कॉपी पे। तो अभी बच्चों हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करें किसी सिस्टम की, उसमें कितना टाइम लगता है, और ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सिस्टम में कितनी माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो पास हो जाती हैं विद टाइम, ये हमें देखना है। तो एक रफ सा एस्टिमेट है 1 माइक्रोसेकंड का कि इफ वी मेक एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर ए सिस्टम ठीक है, तो टाइम टेकन जो होता है, टाइम रिक्वायर्ड, इट इज़ t इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। और हमने t माइक्रो कितना कैलकुलेट करा अभी, 10⁻13 सेकेंड्स। तो आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये जो टाइम है, दिस टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली 10⁻7 टाइम्स t माइक्रो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतने टाइम में, ये हमारा एक टाइम इंटरवल है ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जैसे गैस है सिस्टम के अंदर, हमने उसकी एक फ़ोटो खींचनी है कि कौन से पार्टिकल कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या पोजीशन है, कहाँ क्या क्या मोमेंटम है। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सा है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अगर सिस्टम की करनी है तो कम से कम आपको इतना टाइम चाहिए। ठीक है, अब इतने टाइम में हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स जो हैं पास हो जाएंगी, ये क्या है, ये एवरेज टाइम पीरियड है हमारा, एवरेज टाइम, लाइफ टाइम जिसको हम बोल रहे थे अभी, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए माइक्रोस्टेट है ना, ये वो है। तो इसका मतलब है भाई साहब कि इतने टाइम के अंदर 10 मिलियन माइक्रोस्टेट्स, 10⁻⁻6 है ना,
10 मिलियन माइक्रोस्टेट्स जो हैं दे विल पास, ठीक है, दे विल पास फ्रॉम द सिस्टम, मतलब फेज स्पेस के अंदर चेंज हो जाएंगी। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम हमेशा जब भी किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने का मतलब हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उसका एवरेज बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर भी सिस्टम बहुत बार अपनी माइक्रोस्टेट्स को चेंज कर लेता है। तो वी ऑलवेज स्टडी एवरेज बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। सो दिस इज द मेन थिंग, वी ऑलवेज स्टडी एवरेज बिहेवियर of a system over a large number of microstates, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एज ए नोट, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ टाइम ऑफ ए मैक्रोस्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ टाइम ऑफ ए मैक्रोस्टेट। ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछी जा सकती हैं, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैक्रोस्टेट का लाइफ टाइम टी फॉर ए मैक्रो, ये क्या होता है? ये होता है कि भाई हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। जिस मैक्रोस्टेट का आप लाइफ टाइम देखना चाहते हो उसके अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ये हमारे पास एक तो ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, लाइफ टाइम ऑफ ईच माइक्रोस्टेट। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चे इस केस में हर किसी माइक्रोस्टेट का जो लाइफ टाइम है वो इक्वल होता है, क्योंकि हर किसी माइक्रोस्टेट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रायरी इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज बिकॉज, रीजन भी लिख लेते हैं, दिस इज बिकॉज देयर इज सेम प्रोबेबिलिटी फॉर ईच माइक्रोस्टेट टू हैपन। सो दैट मीन्स एवरेज लाइफ टाइम of each microstate is same, ठीक है। तो अगर सिंगल माइक्रोस्टेट का एवरेज लाइफ टाइम टी माइक्रो है और हमारे पास इतनी माइक्रोस्टेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमें मैक्रोस्टेट का टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब टी मैक्रो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एक्चुअली डब्ल्यू, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, वही होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। यू कैन रेफर प्रीवियस लेक्चर फॉर दिस। अब यहाँ पे टी माइक्रो को हम जो हमारा ऑब्जर्वेशनल टाइम था उसमें भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो कैपिटल टी था, इट इज़ एन टाइम इंटरवल फॉर वन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। थोड़ा इसके पैर में एक्सपेरिमेंटल टाइम लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम। व्हाट इज़ कैपिटल एम? इट इज़ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है कैपिटल एम। तो ये बेसिकली टी माइक्रो दे देगा, क्योंकि देखिए हम जब भी सिस्टम की ऑब्जर्वेशन करेंगे हमने कुछ टाइम इंटरवल लिया टी एक्सपेरिमेंटल, मान लीजिए 10 टू द पावर -6 जैसे इसकी वैल्यू आई थी, और ये टाइम इंटरवल है हर किसी माइक्रोस्टेट का एवरेज लाइफ टाइम जो है। तो दीज आर द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो अगर मैं टोटल टाइम को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से डिवाइड कर दूंगा, टोटल एक्सपेरिमेंटल टाइम को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो पास हुई हैं उतने टाइम में उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास वापस टी माइक्रो आ जाएगा, एक माइक्रोस्टेट का टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये जो 1 बाय नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होता है इसको हम माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, पी माइक्रो। तो वैसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बन गया W इंटू टी एक्सपेरिमेंटल इंटू पी माइक्रो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज टी मैक। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें हमारे पास मैक्रोस्टेट का लाइफ टाइम आ रहा है। ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसको यूज़ भी करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ करी जा सकती है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट होती है, जिसको हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को यूजिंग पी मैक्रो। पी मैक्रो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इनटू पी माइक्रो, ये होता है। तो ये जो W टाइम्स पी माइक्रो है, जैसे यहाँ पर भी W टाइम्स पी माइक्रो आ रहा है,
उसको हम पी मैक्रो पुट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड फॉर ए मैक्रोस्टेट कैन बी रिटन एज टी फॉर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड्स, which is time period of a macrostate divided by capital T, which is time for experimental observation. So this is called fraction lifetime, fraction of lifetime of a macrostate. एक बार कॉपी पे नोट्स बना लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ए मैक्रोस्टेट, एक मैक्रोस्टेट के होने का जो लाइफ टाइम है। देखिए एक टोटल टाइम इंटरवल है जो हमने यूज़ करा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने टाइम के लिए किस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वो वाला टाइम इंटरवल है टी एक्सपेरिमेंटल, ये मैक्रोस्टेट के होने का टाइम पीरियड है। इसकी जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल लाइफ टाइम ऑफ ए मैक्रोस्टेट एंड दिस इज इक्वल टू एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। वहाँ से आप टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड ऑफ ए मैक्रोस्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, देन यू कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि द फ्रैक्शन लाइफ टाइम ऑफ ए मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। अब इसका मतलब है कि जो मैक्रोस्टेट ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है होने की, ऐसा भी बोल सकते हैं। या जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है सिस्टम की, जो हमने स्टर्लिंग फॉर्मूला वाले लेक्चर में करा था, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होती है एक सिस्टम की, उसका लाइफ टाइम, उसका एवरेज लाइफ टाइम टी मैक्रो सबसे ज़्यादा होगा। द सिस्टम स्टेज इन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द मैक्सिमम टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जो यहाँ से निकल के आ रहा है। इसको हम लिखेंगे रेड कलर के साथ, ऊपर लिखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन से, यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका नोट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट इज मैक्सिमम, or you can say a system stays in its most probable macrostate for maximum time। maximum time system इसी में होता है, तो इसी वजह से जो most probable macrostate है इसको equilibrium state भी बोल देते हैं सिस्टम की, ये भी याद रखना। most probable macrostate is also called equilibrium state of system। ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर में गैसेस को स्टडी करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जब हम गैसेस को स्टडी करेंगे, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स लेके चलते हैं वहाँ पे, तो उस केस में ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हम बहुत बार कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। एक हमने समझा कि भाई फेस स्पेस क्या है, उसमें हम कंपार्टमेंट्स क्यों बनाते हैं। कंपार्टमेंट्स बना के हमने देखा कि स्टैटिक सिस्टम जो है उसमें माइक्रोस्टेट चेंज नहीं होती, कंपार्टमेंट की जो नंबर है वो चेंज नहीं होते फॉर द पार्टिकल्स। डायनामिकल सिस्टम में सब कुछ चेंज होता है। जब भी हम किसी एक पार्टिकल का मोशन स्टडी करते हैं 1D मोशन, तो हम एक स्पेस बना लेते हैं, इट इज़ अ 2D प्लेन। Otherwise we have 6-dimensional space which is called phase space to study one particle. If you have n particle then there is 6n-dimensional space हर किसी पार्टिकल के लिए। तो इस तरह से हमारे पास phase space होती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। हम देख लेते हैं और कुछ करवाने वाला, बस ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। लेक्चर को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आने वाले टाइम पे हम अभी स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स को पहले कंप्लीट करेंगे और साथ साथ मैटलैब चल रही है और इसके साथ साथ कुछ फिज़िक्स फॉर कॉम्पिटिशन्स भी चल रहा है, वो भी मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा वीडियोस। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।